हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? आपका फिर से स्वागत है एक और बार पार्स आरती अकेडमी में। मैं मयंक। आज की स्टूडेंट बात करेंगे हम क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 1। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। ईंटें, मनके व अस्थियां। इसमें ईंटों के बारे में, ईंटें जो है वहां पे यूज हुई है, जो भी चीजें हैं वो सब देखेंगे। अस्थियां हैं और मनके। मनके मीन्स होता है बीट्स। बीट्स तो जानते हो कौन से? मोतियां। आगे देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? विशाल भवन व नगर नियोजन। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। जो मोहनजोदड़ो था वो एक नियोजित शहरी केंद्र हुआ करता था, जिसको दो भागों में बांटा हुआ था। पहला भाग कौन सा था? निचला शहर। देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, भवनों को ऊंचे चबूतरों पे बनाया गया था वहां पर। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ था। जो निचला शहर था उसके चारों तरफ दीवारें बनी हुई थी। थर्ड पॉइंट देखते हैं। निर्माण में कच्ची व पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, जिनकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? 4:2:1। यानी 4 इंच इसकी लंबाई थी, 2 इंच इसकी चौड़ाई थी, 1 इंच इसकी ऊंचाई थी। और यहाँ पे किस टाइप के लोग रहते थे? यहाँ पे सामान्य लोग रहते थे। सेकंड कौन सा था? सेकंड जो भाग था, किस भाग में बांटा था? दुर्ग। दुर्ग में कैसे लोग थे? यहाँ संभाव शासक का वर्ग का निवास था। जो दुर्ग शहर था जिसमें अलग किया गया था, उसमें सिर्फ शासक वर्ग के लोग थे। आगे देखते हैं। दुर्ग को दीवार से घेर कर निचले शहर से अलग किया गया था। अब दोनों शहर को डिवाइड कराया तो उसमें बीच में तो दीवार बनी ही होगी, और सुरक्षा के लिए चारों तरफ दीवार थी। और तो जब अलग किया तो उसमें भी चारों ओर दीवार बनाई थी, तो उससे क्या हो गया? एक सुरक्षा का एक और वो चीज बन गया, घेरा। आगे देखते हैं। दुर्ग में सार्वजनिक इस्तेमाल हेतु माल गोदाम, विशाल स्नानघर, ध्यानघर व नगर पालिका जैसे भवन थे। माल गोदाम, विशाल घर और स्नान घर के जो भी थे, उन सबको भी नेक्स्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। पहले देखते हैं माल गोदाम। वस्तुओं अन्न के भंडार का स्थान था, जिसको निचले हिस्से में ईंट व ऊपरी हिस्से में लकड़ी से बनाया गया था। जो माल गोदाम था उसको ऊपरी हिस्सों को लकड़ी से बनाया गया था और निचले हिस्से ईंटों से बनाया गया था, जहाँ पे अन्न का भंडार रखा हुआ था। आगे देखते हैं। विशाल स्नानघर। यह एक आयताकार जलाशय है, जिसकी लंबाई 11.8 मीटर व चौड़ाई 7.8 मीटर है। और ये कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। आगे देखते हैं। जलाशय के तल तक जाने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां थी। जो स्नान घर थे बड़े बड़े, उसके कितनी तरफ से सीढ़ियां थी? दो तरफ से सीढ़ियां थी। इसका फर्श पक्की ईंटों से निर्मित है, जिसमें पानी भरने व निकालने की उत्तम व्यवस्था है। जो वहां के स्नान घर थे उसको नीचे फर्श ईंटों से बनाया गया था, ताकि उसमें पानी अच्छे से निकाला जा सके और पानी डाला जा सके। पूरे स्नान घर में 6 प्रवेश द्वार हैं और इसका प्रयोग विशेष अनुष्ठानिक स्नानों के लिए किया जाता है। जो स्नान घर है विशाल, उसके 6 प्रवेश द्वार हैं, यानी कि 6 तरफ से एंट्री कर सकते हैं। और उसको ज्यादातर विशाल जैसे कुछ भी कार्य होता है उसमें नहाने के लिए उन लोग यूज करते थे। इसके चारों ओर गलियार बने थे, यानी कि इसके चारों तरफ गलियां थी। इसके 8 स्नान घर थे, जिसके नालियां एक बड़े नाले से मिलती थी। यहाँ गाइस बा लिखा, यहाँ गा है घर, ठीक है। इसके 8 स्नान घर थे। विशाल घर के अंदर 8 स्नान घर और थे, जिसके जो नालियां थी वो एक बड़े के नाले से मिलती थी वहां से। ओके, आगे देखते हैं। विशाल घर में इतना ही था। अब हम देखते हैं ध्यान घर, ठीक है। नगर की सबसे बड़ी इमारत ध्यान घर थी, यानी कि जो इसमें ध्यान लगाते थे लोग, वो सबसे बड़ी इमारत थी नगर की। जिसकी लंबाई कितनी थी? 45.7 मीटर और वह चौड़ाई 15.23 मीटर। यहाँ पे हड़प्पा में कुल 6 ध्यान घर थे। हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो में स्थित है, उसमें 6 ध्यान घर मिले हैं। आगे देखते हैं। नगर पालिका व भवन। यह भवन दुर्ग में स्थित था। जो नगर पालिका है वो कहाँ पे स्थित है? दुर्ग में। भाई ये सब एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना। इसकी लंबाई 215 फुट व चौड़ाई 115 फीट थी। और मोटाई कितनी थी? 5 फुट ईंटों से दीवार बनी हुई है। जो ये थी इसकी ईंटों की चौड़ाई और माप है। यह संबंध नगर पालिका किसी धनी अधिकार से संबंधित है। आगे देखते हैं। नालियां व सड़कें। जो नालियां वहां पे थी और सड़कें किस प्रकार की थी देखते हैं। सड़कें नगर निर्माण की योजना का मुख्य आधार है। जो वहां पे सड़क बने हैं वो मुख्य आधार पे नगर का निर्माण करती है।
आगे देखते हैं, सड़कें सीधी होती थी। वहां की जो भी सड़कें थी वो बिल्कुल स्ट्रेट हुआ करती थी, एक दूसरे से समकोच पर काटती। जो भी अगर डिवाइड होता था तो बिल्कुल समकोच यानी कि इक्वल में काटती थी। सड़कें ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। अगला पॉइंट देखते हैं, सड़कों को दोनों ओर ऊंचे चबूतरे बने थे। जो सड़क थे उसके दोनों ओर पे ऊंचे चबूतरे बने हुए थे, ताकि पानी वानी हो तो सीधा डायरेक्ट चबूतरों के नीचे नालियों में चला जाए। आगे देखते हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड टॉपिक, नियोजित जल निकासी नालियां। हड़प्पा जल निकास प्रणाली उच्च कोटि की थी। जो वहां पे पानी निकालने का व्यवस्था था वो बहुत ज्यादा बढ़िया था। मकानों के गंदे पानी की निकासी नालियों की व्यवस्था थी। जो मकानों को गंदा पानी होता था वो डायरेक्ट नालियों में निकल के जाता था। ये नालियां बड़े नालों से मिल जाती थी और इस प्रकार गंदा पानी शहर से बाहर निकाला जाता था। जो वहाँ छोटी छोटी नालियां थी घर के बगलों में, और उनके घर के बगल से ही थोड़ी दूर से बड़ा नाला जाता था, तो जिससे पानी शहर से बाहर निकल जाता था। मुख्य नाला गारे में जमाई गई ईंटों से बनी थी। उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के समय हटाया जा सके। जब भी नालों की सफाई होती थी, वहां जो ईंटों से नाला बनाया गया था, नीचे जो ईंटें लगाई गई थी वो सफाई के वक्त हटाया जा सके आसानी से, ऐसी ईंटों से बनाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियां के साथ गलियों बनाया गया था और उसके बाद घर के एक दीवार गली से सटाकर बनाई गई थी, ताकि घर की नालियां बाहर गली की नालियों से जोड़ा जा सके। जो वहां पहले नालियां बनाई गई थी, गलियों के साथ ही बनाई गई थी, और घर के ठीक बगल से एक नाली और निकाली गई थी कि ये जाके सीधा बड़े नाले में मिले और ये सीधा पानी सीधा शहर से बाहर निकल जाए, ऐसा गंदा पानी। तो गाइस, नियोजित जल निकासी में यही था। आगे देखते हैं, हड़प्पा काल के शिल्प एवं उद्योग। जो हड़प्पा काल में शिल्प यानी कि जो कार्य होते थे और जो उनका उद्योग था, वो सब के बारे में पढ़ते हैं हम। चंदहोदड़ो हड़प्पा कालीन का शिल्प बस्ती था। जो चंदहोदड़ो है वो हड़प्पा कालीन का शिल्प बस्ती था, यानी कि वहां का उद्योग का छोटा बड़ा सा बस्ती में उसका काम लगा रखा था। यहाँ के शिल्प कार्यों में मानके व शंखों की कटाई, धातु कर्म, तांबा टीन कांसे का निर्माण, मोहरे बाट बनाना शामिल था। जो वहां पे जो शिल्प कार्य जो भी होता था, वहां पे क्या होता था, मनके बनते थे, यानी कि बीट। कहाँ बीट्स बीट्स बनते थे हमारे, चंदहोदड़ो यानी कि हड़प्पा कालीन के उसमें जो एक छोटी सी बस्ती थी। और वहां पे और क्या होता था, शंख की कटाई होती थी, धातु कर्म यानी कि तांबा टीन कांसे का निर्माण होता था, मोहरे बनती थी, बाट बनते थे। बाट मीन्स होता है वेट। जो यहाँ पे आज के टाइम पे तो वेटिंग मशीन आ गई, उस टाइम पे वेटिंग मशीन नहीं होती थी, तो वो लोग तराजू के टाइप में वो बाटे बनाते थे। आगे देखते हैं, यह शिल्प कार्यों में आइए, तो हो गया ये वाला पॉइंट। आगे देखते हैं, विभिन्न आकार, गोलाकार, चक्राकार, ढोलाकार व खंडित मनके बनाना, कुछ मनकों पर चित्र उकेरना। जो बीट्स बनाते थे वो लोग किस किस प्रकार के बनाते थे, गोल गोल बनाते थे, चक्र जैसे बनाते थे यानी कि स्क्वायर टाइप, ढोल ढोल में जैसे थोड़े से ऐसे लंबे हो गए उस टाइप के, और खंडित जैसे थोड़े टूटे फूटे हो गए वो। और उसमें और कुछ कुछ तो बीट्स ऐसे बनाते थे जिसपे वो लोग चित्र बनाते थे, चित्र। ठीक है, आगे देखते हैं, मनकों के लिए मुख्य रूप से सेलखड़ी के पत्थर का प्रयोग किया जाता था। जो मनके बनाते थे उन पे कौन सा पत्थर का यूज किया जाता था, सेलखड़ी के पत्थर का यूज करते थे वो लोग। ऊनी व सूती वस्त्रों बनाने के लिए ताकलियों का प्रयोग करते थे। जो वो लोग ऊनी वस्त्र या फिर सूती के वस्त्र बनाते थे उनका किसका प्रयोग करते थे, ताकलियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि वहां पे एक ये धागा है उसका प्रयोग करते थे। राजगिरी भवन निर्माण मुख्य शिल्प था। इसका प्रमाण बड़ी इमारतें थी। जो राजगिरी भवन का जो निर्माण करते थे, जो पत्थर यूज करते थे, वो ज्यादातर एक प्रमाण दिया है कि ये बड़ी इमारतों के जैसे ही होते हैं। कांसे के बर्तन, औजार, हथियार, कुल्हाड़ी, छुरी बनाना। यहाँ पे कांसे के बर्तन बनाए जाते थे, औजार, हथियार, कुल्हाड़ी में, हथियारों में क्या है, कुल्हाड़ी, छुरी और बहुत सारी चीजें ये लोग बनाते थे। सोना चांदी के आभूषण व नाव का निर्माण करना। यहाँ के लोग किस किस चीजों का निर्माण करते हैं, सोना चांदी आभूषण, सोना चांदी के आभूषण बनाते थे और वह नाव का निर्माण करते थे। और कुछ कुछ चीजें वो लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त करते देखते हैं। नागेश्वर और बालकोट से शंख की प्रतीक का स्थान। जो नागेश्वर है, बालकोट है, बालाघाट, तो उससे वो लोग क्या करते थे, शंख की प्राप्ति करते थे।
सो तो भाई अफगानिस्तान से क्या वो लोग मंगाते थे, नील लाजवंत मणि। जो वहां पे नीले पत्थर होते थे, वो मणि होते थे, वो लोग वहां से बनाते थे। लोथल गुजरात से क्या मंगाते थे, कार्लेनिया मिलता था, जो एक वहां पे कुछ होता होगा वो मिलता था। खेतड़ी राजस्थान से तांबा का प्राप्त किया जाता था। जो राजस्थान से वो लोग क्या मंगाते थे, तांबा। तो गाइस अगला टॉपिक है हमारा धार्मिक प्रथाएं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें धार्मिक प्रथाएं। अगला टॉपिक है हमारा धार्मिक प्रथाएं। देखते हैं, पुरातत्वविदों को जो वस्तु असामान्य व अपरिचित लगती है, यह संभव धार्मिक का महत्व होता है। जो पुरातत्व वस्तुओं जो थी, उनको असामान्य या अपरिचित, जो चीज को उन्हें सही ढंग से पता नहीं होता था और जिसको असामान्य लगना, जैसे कि उनको लगता ही नहीं था कि ये चीज है, तो उसे वो लोग धार्मिक चीज का बहुत महत्व देते थे कि ये धार्मिक चीज है, ये बहुत पुरानी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आभूषण से लदी हुई नारी की मूर्तियों को नृत्य देवी की संज्ञा दी गई है। जो वहां पे मूर्तियां मिली है, आभूषण यानी कि जो भी ज्वेलरी वगैरह लदी से, तो उसे क्या बताया गया है कि वो नृत्य देवी है, उनकी पुरानी देवी है। ठीक है। तो गाइस थर्ड पॉइंट देखते हैं, दुर्लभ पत्थर से बनी पुरुष की मूर्तियां जिसे एक हाथ घुटने पर रखे हैं, पुरोहित राजा कहा गया है। जो वहां पे पत्थरों से पुरुष की मूर्तियां बनी हुई मिली है, उसे क्या कहते थे, वो लोग राजा कहते थे। क्यों कहते थे, उनका बैठने का स्टाइल या जिस टाइप में मूर्तियां मिली है, एक हाथ घुटनों पे रखा हुआ था, तो इस वजह से वो लोग वहां की मूर्तियों को राजा कहते हैं। आगे देखते हैं, खुदाई में मिलने वाली मोहरे व कुबड़ वाला बैल तथा एक सींग वाले जानवर की एक चंगी की पूजा भी प्रचलित है। जो वहां पे मोहरे मिली है, जो कि उसमें फोटोज वगैरह बनी हुई है, उसको वो लोग एक पूजा के टाइम, पूजा प्रचलित होती थी उस टाइम, वैसा मानते हैं वो लोग। कुछ मोहरों में एक पालती मारकर योगी की मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जो जानवर से घिरा हुआ अर्ध शिव माना गया है। क्या माना गया है, अर्ध शिव। कुछ लोग मोहरों में पालती मार के बैठे हुए दिखे हैं, जिसको जिसमें जानवर से चारों तरफ वो घिरे हुए हैं, उसको अर्ध शिव माना गया है वो लोग। काली बंगन व लोथल से वेदियां मिली है। तो काली बंगन थी वहां पे, लोथल यानी गुजरात से जो चीज वो लोग इम्पोर्ट कराते थे, वो वेदियां भी वहां पे उस टाइम पे, पहले के टाइम पे मिली हुई है। कुछ मोहरों पर पेड़ पौधे के चित्र हैं, जो प्राकृतिक पूजा से संकेत करते हैं। जो वहां पे कुछ और मोहरें मिली हुई है, उसमें पेड़ पौधे बने हुए हैं, जिसमें वो लोग प्रकृति का पूजा मानते हैं। जो कि जैसे हम लोग भी यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, तो वो लोग उस टाइम पे प्रकृति की पूजा करते थे। आगे देखते हैं, कुछ पत्थर की चक्कियां व पात्र ऐसे मिले हैं जो धार्मिक का प्रतीक है। तो गाइस धार्मिक प्रथाएं में इतना ही था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विदेशी व्यापार व कच्चे माल। जो विदेश से वो लोग व्यापार करते थे और कच्चा माल जो था, उसके बारे में पढ़ते हैं अब। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की खुदाई में मिले सोना चांदी व तांबे के कीमती पत्थरों से बनी मूर्तियां, बर्तनों से पता चलता है कि यह इनका पश्चिमी एशिया के देशों से आयातकार करते थे, क्योंकि भारत में उपलब्ध नहीं है। जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खुदाई में हमें क्या क्या मिला है, सोना चांदी तांबे के कीमती पत्थर और बने हुए मूर्तियां मिली है, कीमती पत्थरों से बनी हुई मूर्तियां मिली है, जिसे पता चलता है कि उस टाइम पे वो लोग पश्चिम एशिया से व्यापार बहुत अच्छी तरह से करते थे, क्योंकि उस टाइम पे भारत के पास ये सब चीजें नहीं थी। आगे देखते हैं, ओमान से तांबा मंगाया जाता था। जो ओमान शहर है, उससे वो लोग तांबा मंगाया करते थे। ओमान एक स्थल, काली मिट्टी का हड़प्पाई जार मिला है। ओमान एक काली थी, जो हड़प्पा काल में काली मिट्टी थी, वहां से पता चला गया है कि ओमान से लोग व्यापार करते थे। अगला पॉइंट देखते हैं, हड़प्पा के बांट, माल्या व मोहरे मेसोपोटामिया मिले हैं। जो हड़प्पा काल की जो मोहरे थी और जो बांटे थे, वो लोग कहाँ मिले हैं, मेसोपोटामिया में मिले हैं। आगे देखते हैं, हड़प्पा की मोहरे व जहाजों व नावों के चित्र उनके व्यापारिक संबंधों से की पुष्टि करते हैं। जो हमें हड़प्पा कालीन से मोहरे, जहाज, नाव वगैरह मिले हैं, उससे हमें क्या पता चलता है कि उनकी व्यापारिक संबंध कितने बढ़िया थे।
आगे देखते हैं, सिंधु घाटी से बेबीलोन की सूती कपड़ा का निर्यात किया जाता था। देखा, इस डबल लिखा है, कोई बात नहीं, इसे मिटा देते हैं। जो सिंधु घाटी थी वो लोग क्या करते थे, उससे बेबीलोन से सूती कपड़े का आयात कार करते थे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन उससे करते थे। इस सभ्यता का सुमेरिया, ईरान व अफगानिस्तान से विदेशी व्यापार था। इस सभ्यता में जो हड़प्पा काल की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता थी, वो लोग किस किस से व्यापार करते थे, ज्यादातर सुमेरिया, ईरान व अफगानिस्तान, ये 3 शहर जो थे बहुत ज्यादा से उन लोग व्यापार करते थे। आगे देखते हैं, बदिया प्रकार की लकड़ी का आयात मेसोपोटामिया से होता था। बदिया नाम की एक लकड़ी होगी जो वो लोग किससे मंगाते थे, मेसोपोटामिया से मंगाते थे। व्यापार जमीनी व जल मार्ग दोनों से होता था तथा उसके लिए स्वभाव बरहर सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। जो व्यापार था इन लोगों का, वो लोग ज्यादातर जमीन और पानी यानी कि जल मार्ग के द्वारा से करते थे, यानी कि रोडवेज और वाटरवेज दोनों तरफ से ये लोग व्यापार बराबर करते रहते थे। मेसोपोटामिया के लेक मिलोहा के नौका का देश कहते हैं। मेसोपोटामिया का जो लेक मुल्हा था उनको क्या कहते थे, ये नाविकों का देश है। यहाँ पे ज्यादा नाव बनाते थे, नाव से ही ज्यादातर ये लोग व्यापार करते थे उस टाइम। मेसोपोटामिया में के लेखों के मेला के हाजी पक्षी मोर का जिक्र है। मेसोपोटामिया के लेख जो मिले हैं उसमें मोलहा के हाजी जो थे उनका पक्षी जो क्या कहा गया है, उनका पक्षी मोर था। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे से। विदेशी व्यापार व कच्चा माल इतना ही था। हम फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है गाइज हमारा, देखते हैं फटाफट से, एक बार पेन को सेलेक्ट कर लूं। सावधान, अगला टॉपिक है हमारा सावधान। सबका कैसे दान करते हैं देखते हैं। हड़प्पा स्थल से मिले सावधानों की गिरफ्ती में दफनाया गया था। जो हड़प्पा काल के स्थल है उसमें पता चला गया है कि वहां पे लोगों को गिरफ्ती में दफनाया गया है। गिरफ्ती की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई है। जो वहां पे कब्रें बनाई गई है उसके ऊपर वो लोगों ने ईंटों से चिनाई कर दी है। कुछ कब्रों में मृत भांड व आभूषण मिले हैं जो इस बात की और संकेत करते हैं कि इन वस्तुओं का प्रयोग मृत्यु प्रांत में भी किया जा सकता है। जो वहां पे कब्रों को खोदा गया उसमें से क्या क्या मिला है, मृत भांड, आभूषण यानी कि जो उनके बर्तन थे, आभूषण यानी कि ज्वेलरी वगैरह मिली है, और इसका संकेत करते हैं कि ये लोग इन वस्तुओं का मृत प्रांत में उपयोग करते हैं। पुरुष व महिला दोनों के संविधानों में से आभूषण मिले हैं। जो भी उनके पुरुष और महिलाओं के कुछ ऐसे कब्र मिले हैं जिसमें से प्रॉपर आभूषण मिले हैं। कई कई मृतकों के साथ तांबे के दर्पण भी दफनाए गए हैं। कुछ कब्र ऐसी थी कि जिसको खुदाई करी तो उसमें से तांबे के दर्पण निकले, यानी कि तांबे के शीशे निकले। 1980 के हड़प्पा के कब्रिस्तान में खुदाई में एक पुरुष की खोपड़ी के साथ सैकड़ों की संख्या में मनके जैस्पर के छल्ले मिले हैं। 1980 में क्या हुआ, एक खुदाई करी इन लोगों ने, तो उसमें क्या मिला है कि एक व्यक्ति का खोपड़ी मिला, उसके साथ साथ कितने कई सैकड़ों बीट्स मिले, मनके मिले, जिसको क्या कहा है, जैस्पर के छल्ले। आगे देखते हैं, ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में निवासियों का मृतकों के साथ अधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें ज्यादातर लोग बहुमूल्य यानी कि बहुत ज्यादा कीमती जो चीजें थी वो लोग दफनाया नहीं करते थे, लेकिन जो पहले के टाइम थे वो लोग सब दफना देते थे इकट्ठे। लास्ट पॉइंट देखते हैं, खुदाई में मिट्टी से बने खिलौने भी प्राप्त हुए। उस टाइम जब खुदाई की गई कुछ कब्रों में से मिट्टी के बर्तन भी, मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए, बर्तन नहीं, सॉरी बर्तन नहीं, खिलौने प्राप्त हुए। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, बाट यानी कि वेट, जो तराजू में ये लोग यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, बाट तो आपको पता चल गया कि वेट। हड़प्पा सभ्यता के विनिमय व्यापार के लिए बाटों का सूक्ष्म माप परिशुद्ध प्रणाली प्रचलित थी। हड़प्पा काल में क्या होता था, जब व्यापार करते थे लोग तो उसको वेट करने के लिए बाट वहां में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। आगे देखते हैं, बाट चाट नामक पत्थर से बनाया जाता था। जो बाट था उसको किस पत्थर से बनाया जाता था, चाट नामक पत्थर से बनाते थे वो लोग। ठीक है, ये लिखा।
अगला पॉइंट देखते हैं, यह बाट छन्नाकार थे। बाटों का अनुपात द्वंद्वगणात्मक अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32 यानी इन किलो के बाट हुआ करते थे। बड़े बाटों के लिए दशमलव प्रणाली प्रचलित थी, यानी कि यानी कि दो जब बढ़ जाते थे, जैसे 8 का सीधा 10, 10, 12, 14 ऐसे करके वो लोग वहां पे दशमलव की प्रणाली बहुत ज्यादा प्रचलित थी बड़े बाटों के लिए। बाटों का प्रयोग सरकारी नियंत्रण कठोर था। जो वहां पे बाटों का प्रयोग करते थे वो लोग सरकारी काम में नियंत्रण लाने के लिए बहुत कठोर था, यानी कि वो लोग सरकारी काम में वो लोग उसको यूज नहीं करते थे। नापने के लिए गज का प्रयोग किया जाता था। जैसे कपड़ा नापते थे वो लोग गज के हिसाब से नापते थे कि 1 गज 2 गज ऐसे करके वो लोग नापते थे। धातु से बने तराजू को पलड़े भी कहते थे। जो लोग धातु से जो तराजू होते थे जो बने हुए होते थे उसको वो लोग क्या कहते थे, पलड़े। तो बस आज वीडियो में केवल इतना ही था। जो टॉपिक बच गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को कर लीजिए लाइक करने का एक फायदा होगा कि वीडियो जाके लाइक सेक्शन में सेव हो जाएगी, एंड कभी भी आपको पढ़ना हो तो वहां से आप फटाफट से निकाल के पढ़ लो। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।